शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद हाफिज़ इमरान। रमज़ान का समा, रमज़ान ट्रांसमिशन समा डिजिटल पर एक बार फिर लेकर आया है रहमतों बरकतों मग़फ़िरतों वाला समा। और ऐसा क्यों ना हो, इतना प्यारा मौसम, महीना है, बरकतों वाला महीना है, हम सब मिलकर मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं, रहमतें समेट रहे हैं और रोज़े रख रहे हैं। सहरी की इस एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। तो चलिए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ तारुफ करवाते चलूँ अपने आज के खसूसी मेहमानों का। आज हमारे साथ मौजूद हैं डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मिस्टर मोहम्मद आसिम जावेद, और हमारे साथ मौजूद हैं मरगूब अहमद हमदानी साहब, जो कि क़िराअत में गोल्ड मेडलिस्ट, हाफ़िज़ कुरान माशाल्लाह, और तो और उन्हें मक्का मुकरमा और मदीना में नात पढ़ने का शर्फ भी हासिल है। एंड अबव ऑल वो बहुत ही प्यारी नात पढ़ते हैं और नात खां हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब और कारी अतौल मनान वारसी साहब। जी देखिए बुशरा, जैसे आपने हाजी साहब तशरीफ़ फरमाया, तो ये तो बहुत आज हमारे लिए बाइस से अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, और इनके तारुफ़ के लिए इनका नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल, मरगूब अहमद हमदानी साहब बज़ाते ख़ुद एक तारुफ़ हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक तो हाजी साहब आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। पाकिस्तान में लोग जो हैं वो इनको सुनते सुनते अपने बचपन से लड़कपन में गए, जवान हुए, और ये एक तारीख़ है बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में। नात के हवाले से अगर आप जिक्र करते हैं, ये सिर्फ अकेले नहीं, इनका पूरे का पूरा ख़ानदान जो है, ये दिन में हाजी साहब की ख़ास बात ये है कि ये दिन में लोगों को दवाई देकर ठीक करते हैं अल्लाह की रहमत से, और फिर शाम में कुरान सुनाते हैं और नातिया कलाम सुनाते हैं, नात सुनाते हैं, तो रूहानी इलाज भी फरमाते हैं। और इसके साथ साथ मैं बताते चलूँ अपने व्यूअर्स को कि आज लाइव कॉल्स करें आप, और जी भर के करें, क्योंकि लाइव कॉल्स में आप फरमाइश कर सकते हैं और अपना पसंदीदा कलाम आपको मरगूब अहमद हमदानी खुद सुनाएंगे, और आप किसी भी अपने पसंदीदा कलाम की फरमाइश कर सकते हैं। और देखिए हाफिज़ साहब माशाल्लाह क़िराअत में गोल्ड मेडलिस्ट है। मैं कहता हूँ कि हाजी साहब की मौजूदगी यहाँ पर, ये अल्लाह की रहमत से बिल्कुल यकीनी तौर पर इसने ट्रांसमिशन को चार चांद लगा देने। ये इनकी आमद बायस बरकत है। इनकी आवाज़, इनकी ज़ुबान मुबारक से निकलने वाले जो आवाज़ हैं, जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई फरमाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं, ये यकीनी तौर पर सुनने वालों के लिए वे बहुत ही उनके लिए बायस बरकत और रहमत होंगे। तो यकीनी तौर पर जो भी लोग यहाँ पर आज, हम तो हैं ही हैं, जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे वो सब के सब उससे होंगे, लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब आगे बढ़ें। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। फिर हम डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मिस्टर मोहम्मद आसिम जावेद हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी पूछेंगे कि फ़ूड क्वालिटी, फूड इंस्पेक्शन, जो कि मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है, कि फूड इंस्पेक्शन। और सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम सैर इफ्तार की बात करते हैं तो फिर जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एज ए डीजी फूड पंजाब, तो उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं, और मैं चाहूँगी कारी अतौल मनान वारसी साहब को कि वो तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, थुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन इल्ला अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात फलहुम अज्रुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसा
वल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़द कलिमातु रब्बी वलौ जि'ना बिमिस्लिही मददा। कि अगर समुंदर नबी अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने पे हों तो स्याही ख़त्म हो जाएगी, कलम ख़त्म हो जाएंगे भले, लेकिन अल्लाह ताला की बातें ख़त्म नहीं होंगी, अल्लाह ताला की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी, भले एक और समंदर वैसा ही ले आएँ। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हाजी साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं तो अगर आपसे गुजारिश की जाए, कारी साहब ये ज़रा हमें माइक भी दीजिएगा कि हाँ नात क्या कलाम के लिए हाजी साहब से दरख्वास्त की जाए। हम दरे आका पे सरफ अल्लाह चले कारी मुफ्ती साहब की फरमाइश, पहली फरमाइश लाइव फरमाइश, कॉलर की बजाय मुफ्ती साहब लाइव फरमाइश। बिल्कुल सही बात। ये कलाम जो है कुरान में भी बड़ा पसंद किया जाता है और डॉक्टर ताहिरुल कादी साहब भी बड़ा पसंद करते थे। जब मुफ्ती साहब ने पूछ रहे थे ना मुझे मशहूर कलामों में हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवान सजा लेते हैं, तेरी महफिल तेरे दीवान सजा लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, उसको आँखों पे बिठाते हैं, ज़माने वाले जिसको महबूबे खुदा अपना बना लेते हैं, जिसको महबूबे खुदा अपना बना लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, पत्थरों तुम तो पत्थर मगर आका मेरे, तुमसे गर चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं, वक्त की कैद नहीं है ये करम की बातें, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं, जब भी सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। हम दरे आका पे सर अपना झुका लेते हैं।
हम दरे आका पे माशाल्लाह, सर अपना माशाल्लाह। झुका लेते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सुभान जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। प्यारा आपने कलाम पेश किया माशाल्लाह। दिलों को ना जैसे सुकून सा मिल जाता है। बहुत प्यारी बहुत ही प्यारे तरीके से आपने कलाम पेश किया। अभी तो लाइव कॉल्स में देखिएगा कैसे फरमाइश शुरू हो जाएगी अपने अपने पसंदीदा कलाम की सबकी, और आपने वो सब सुनाने हैं। मियां मोहम्मद बादशाह का कलाम ज़रूर सुनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इंशाल्लाह। आसिम साहब, मुझे बताएं, जब मैं बात करती हूँ आपकी एज ए डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की पोजीशन की, तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे पूरे पंजाब के जो फूड की क्वालिटी आ जाती है, इसके पैरामीटर्स आ जाते हैं, इसको मेजर करना। तो उसमें मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी रमज़ान चल रहा है, तो नेगेबान प्रोजेक्ट जो है उसको आप लोग कैसे देख रहे हैं, उसके पॉइंट्स को कैसे चेक करें, उसको कैसे केटर करें? जहाँ तक निगरान पैकेज का सवाल है, उसमें मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इकदाम है कि लोगों को उनके डोर स्टेप्स के ऊपर जो है वो फूड पैकेज फ्राहम किया जा रहा है, और उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी को ज़िम्मेदारी दी गई है। उसके अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो बेसन, 2 किलो चावल, 2 किलो चीनी और 2 किलो उसके अंदर जो है वो राइस हैं। तो इस तरह से ये 5 आइटम्स शामिल हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी जहाँ पे इनकी पैकिंग हो रही है वहाँ पे मौजूद है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और उनके सैंपल्स हम आटा के, बेसन के, घी के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, और चीनी को और राइस को मौके के ऊपर ही जो है लेकिन ना मुझे वो ये देखते बताया, हैं। जब मैं बात करती हूँ आपके इन पैकेजेस की, तो ये तो बहुत बेसिक है, इसमें और कोई चीज़ आपने ऐड नहीं की? जैसे चाय की पत्ती हो गई या इस तरह की और चीज़ें मुझे लगता है ऐड होनी चाहिए थी कि नहीं? देखिए, ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, और नमक भी ऐड नहीं है? ये वो आइटम्स हैं कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आटा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, घी की, उसी तरह से चीनी, चावल की और बेसन की। तो ये सबको आपको लगता है मुस्तहिक खानदानों को जा रहा है? बिल्कुल। कोई इसके रिपीट पीछे नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा? मैडम, इसके पीछे बड़ी जो है ना वो लॉजिक शामिल है। नादरा का डेटा, बिस्प का डेटा, उनको रिकनसाइल किया गया, उसके ऊपर PITB ने, अर्बन यूनिट ने, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स ने जो है वो उसको वेरीफाई किया। उसके बाद तकरीबन 6.4 मिलियन के करीब जो बेनिफिशरीज थे वो रियल सेंस में बेनिफिशरीज थे, और उनकी वेरिफिकेशन की गई फील्ड में जाके। उसके बाद जब वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब इनको ये पैकेज दिया जाए। इसकी खूबसूरती ये है कि ये लोगों के डोर स्टेप्स के ऊपर दिया जा रहा है, और इसकी क्वालिटी को जो है वो डेली बेसिस के ऊपर चेक किया जाता है। एरियाज कौन से आप लोग ने मैक्सिमम देखेंगे, किस एरिया में मैक्सिमम परसेंटेज है जहाँ पे जा रहे हैं? लाहौर की बात कर लें, चलिए लेट्स टॉक अबाउट लाहौर। मैडम, लाहौर में तकरीबन 4 लाख के करीब फूड हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। उसके बाद रहीम यारहान है, वहाँ पे भी तकरीबन 4 लाख के करीब जो है वो बेनिफिशरीज़ हैं। इसी तरह से फैसलाबाद में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं। ऑल ओवर पंजाब तकरीबन 6.4 मिलियन जो है वो लोग बन रहे हैं, जो रियल सेंस में मुस्तहकीन भी हैं। और ख़ूबसूरती ये है कि शायद पहले कभी ऐसा भी होता था कि फूड की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती थी, लेकिन हमें CM साहबा की तरफ से बड़ी वाज़ेह हदायत हैं कि आपने जितना भी फूड डिस्पैच हो रहा है उसकी क्वालिटी को यकीनी बनाना है। तो उसके लिए हमारी जो तीनों लैब्स हैं 24/7 मतलब काम कर रही हैं। आज भी लैब्स खुली हुई हैं। हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर उनके सैंपल, पहले हमने प्री पैकिंग सैंपल्स लिए, अभी डेली बेसिस पे हम ये सैंपल्स लेते हैं और उनकी रिपोर्ट्स DCs के साथ शेयर करते हैं। अच्छी बात है कि ये जो नेगेबान प्रोजेक्ट रमज़ान में एग्जीक्यूट हो रहा है और मुस्तहिक खानदानों को पहुँचे और जल्द अज जल्द पहुँचे, ताकि वो उसको यकीनी तौर पर इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ मुझे आप बताएं, जब मैं बात करती हूँ ईट सेफ किड्स कैंपेन की, आप लोग की एक ईट सेफ किड्स कैंपेन भी है, तो उसके हवाले से बताएं कि वो क्या मेजरमेंट्स है, क्या प्रिकॉशंस है, क्या पैरामीटर्स हैं इसके? मैम, जहाँ तक ईट सेफ किड्स कैंपेन का ताल्लुक है तो इसमें 2 इश्यूज़ हैं मेनली। पाकिस्तान के अंदर तकरीबन जो है वो 40% बच्चे जो हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उसमें से तकरीबन 29% बच्चे हैं जो कि अंडर वेट हैं, 10% के करीब बच्चे जो हैं वो ओवर वेट हैं, और इसी तरह से तकरीबन 17% के करीब बच्चे ऐसे हैं जो कि वेस्टिंग का शिकार। वेस्टिंग मीन्स के अगर उनकी हाइट ज़्यादा है उसके तनासुब से उनका वेट कम है। तो इस तनाजुर में 2 इश्यूज़ होते हैं। एक तो ऐसे बच्चे हैं जो कि गुर्बत की वजह से अफोर्ड नहीं करते और वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार होते हैं। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो अदरवाइज़ तो जो है अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं या मिडिल क्लास से अपर क्लास। आयरन की कमी कह रहे हैं आप? आयरन की कमी आती है इनमें कि नहीं? मैं अर्ज़ करता हूँ कि आयरन की कमी एक चीज़ है,
कैल्शियम की कमी एक चीज़ है। इसी तरह से बच्चों को जो डाइट दी जा रही है कि वो जंक फूड्स लेते हैं, वो बर्गर्स, पिज़्ज़ा, शवारमा और तली हुई चीज़ों को। लेकिन ये जो पावर्टी, ये चलिए ये तो वो हो गया ना जो अफोर्ड कर सकते हैं जंक फूड, ये जो बच्चे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं जैसे कि अंडर द लाइन, तो वो तो मेरे ख्याल से खते गुर्बत से नीचे हाँ हैं जी, जो वो तो नहीं खाते होंगे ये चीज़ें, उनका तो मेरे ख्याल से कैल्शियम दूध की कमी होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 50% के करीब बच्चे जो हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं वो बगैर नाश्ते के स्कूल में आते हैं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है सबके लिए और उन बच्चों के हवाले से काम करने की ज़रूरत है। मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से फिलंथ्रोपिस्ट को भी गुजारिश करूँगा कि ये एक नेकी का काम है कि बच्चों की ग्रोथ जो है, जो कि मुस्तकबिल के मामार हैं, अगर वो मुतासिर होगी तो मुस्तकबिल जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फिलंथ्रोपिस्ट तो ठीक है, लेकिन हम अगेन ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर मिस मरियम साहिबा जो है एज अ CM, इफ़ शी इज़ एग्जीक्यूटिंग द नेगेबान प्रोजेक्ट एंड फॉर किड्स शी कैन ऑल्सो एग्जीक्यूट अनदर कैंपेन, ताकि ये जो बच्चे हैं आइदर गरीब हैं या अमीर हैं, एक सर्टन लाइन क्रिएट हो जिसमें बच्चों की जो दूध की कमी और कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी है, मल्टीविटामिन की कमी है, जो हड्डियों का शिकार बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं ज़िंदगी में, तो उसको भी लेके चलें। तो क्या कहते हैं आप? उसको भी स्टार्ट करें ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें फ्यूचर तो हमारे बच्चों से ही है जिन पे हम कर सकते हैं। मुफ्ती साहब, अब एक सवाल है कि चूँकि रमज़ान मुबारक है, अगर हम देखते हैं तो डाउनलोड मतलब मोबाइल के ऊपर कुरान करीम पढ़ने के हवाले से, अहादीस का मुताला करने के हवाले से, चलते फिरते, क्योंकि अगर किसी के पास वक्त की कमी है, किल्लत है, तो इस हवाले से क्या हुक्म है कि एक जगह बैठना ज़रूरी है या फिर अगर पढ़ना ज़रूरी है बजाय इसके कि मौका ना मिल पाए? एक कॉलर ले लें पहले, फिर इसका जवाब ले लें। कॉलर भी हमारा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, तबा बात कर रही हूँ मैं कराची से। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि रोज़े को किस वक्त इफ्तार करना चाहिए, वक्त के दाखिल होने पर या मगरिब की अज़ान होने पर? और दूसरा मेरा मरगूब अहमद हमदानी साहब से फरमाइश है, रहमत दरिया इलाही सुना दीजिए। ठीक है, रहमत दरिया इलाही आपकी फरमाइश है। फरमाइश देखिए आ गई है, पहली फरमाइश, और वो भी इनके सवाल के जवाब के बाद पहले मुफ्ती साहब से सवाल ले लेते हैं। उनके बाद जी, दो सवालात आपके पास आ गए जी अफ्तारी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। जहाँ तक आपके कॉलर के सवाल का ताल्लुक़ है कि इफ़्तार कब करना है, जब आपको यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है। मेरे ख़्याल से आजकल तो ये कन्फ्यूजन है ही नहीं कि मस्जिद में जो है वो अज़ान होगी तो फिर हम इफ्तार करेंगे। हर बंदे के पास कैलेंडर मौजूद है और एक एक सेकंड का आजकल हिसाब किया जाता है। जब आपको यकीन हो जाए कि सूरज गुरूब हो चुका है तो आप इफ्तार कर सकते हैं, लेकिन एहतियात इसी में है कि जब मस्जिद के अंदर अज़ान हो, अब आपने ना इसमें कंपैरिजन करना है वो इस तरह कि अगर तो आपका कैलेंडर ये बता रहा है कि इफ्तार हो चुका है लेकिन अज़ान अभी बाकी है, तो फिर आप अज़ान का इंतज़ार कर लें, ठीक है जी। और अगर आपका जो कैलेंडर है वो बता रहा है जनाब अभी टाइम बाकी है और अज़ान पहले हो गई है, तो फिर आप कैलेंडर को फॉलो करें। एहतियात इसके अंदर है। उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जो मसाजिद के अंदर मामला सर अंजाम दिए जाते हैं, मुअज्जिनीन होते हैं, बाज़ दफ़ा उनसे ख़ता हो सकती है, ठीक है, बाज़ दफ़ा आपका जो कैलेंडर है या आपके देखने में ख़ता हो सकती है। तो एहतियाती कौल पर अमल करते हुए और बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि 1 मिनट का फ़र्क डाल लें ताकि आपका रोज़ा ख़राब ना हो। यानी कि 6-3 पे है तो आप 6-4 पे चले 6-4 पे चले जाइए। ये जो हदीस हम पढ़ते हैं ना कि इफ्तार को जल्दी करना, इसका मतलब ये नहीं कि वक्त से पहले कर लिया जाए। मतलब ये है कि जब इफ्तार हो जाए तो अब उसमें ताखीर ना करें। गैर ज़रूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। गैर ज़रूरी ताखीर नहीं होनी चाहिए। उसमें भी एक लॉजिक ये है, खाना पड़ा है ना सामने, तो बंदा कहे जी मुझे खाने की तलब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इफ्तार का वक्त हो गया, इफ्तार का वक्त हो गया तो बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में ये इजहार करे, मौला करीम मैं खाने का मोहताज हूँ, मुझे खाने की ज़रूरत है, ये आजिज़ी है। एक बंदा कहता है मुझे ज़रूरत नहीं, मैं जी 5 मिनट बाद खोलूंगा, ये तकब्बुर आ गया। फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ये आपने बड़ा अच्छा फ़लसफ़ा बयान किया। दूसरा सवाल जो आपने किया कुरान पाक पढ़ने के हवाले से, तो इसमें बाज़ उलमा ने फरमाया कि एक अक्स है कुरान का,
मोबाइल के अंदर जब आप इसको ऑन करते हैं तो ये एक अक्स की मानिंद सामने तस्वीर आ जाती है। तो इसको आप कोशिश करें, बल्कि होना भी ये चाहिए कि सामने अक्स है तो इसको वुजू करके ही छुएं। ठीक है। जब आपने इसको छूना है, लेकिन अगर आप चलते फिरते हाफिज हैं, आपको पढ़ना है, हदीस पढ़नी है, तो अगर इसको आपने ऐसे ही पकड़ लिया तो इसमें कोई कबाहत नहीं है, क्योंकि ये असल चीज़ नहीं है, ये अक्स है। तो अक्स पर कियास करते हुए इसका वो वाला अदब और एहतराम नहीं जो हकीकी तौर पर एक चीज़ का होता है। लेकिन ये उसूल आपने याद रखना है कि जब तक ये सामने है, ओपन है, फाइल स्क्रीन के ऊपर है, तब आपने इसको हकीकत समझना है। जब ये ख़त्म हो गया, बंद हो गया, कोई और फाइल आपने खोल ली, तो आप इसको यूं समझेंगे कि जैसे पानी के अंदर अक्स नजर आता है। ठीक तो इसलिए फिर आप पढ़ सकते हैं। जी पढ़ सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप बावजू हों तो वो बेहतरीन अमल है। जब आपने छूना है ना इसको, तब बावजू होना चाहिए। बावजू होना चाहिए। और अगर आपने वैसे मोबाइल नीचे से पकड़ा हुआ है तो ऊपर वो फाइल खुली हुई है, इसमें कोई कबाहत। ठीक है हाजी साहब, रहमत दा दरिया इलाही। रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा, जे कतरा बख्शे मैनू कम बन जांदा है मेरा। रहमत दा मी पा खुदाया बाग सुखा कर हरिया, बूटा आस उम्मीद मेरी दा कर दे मेवे परया। जे वेखा मैं अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत बल्ले 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 बल्ले। खस खस जितना कदर न मेरा, मेरे साहब नू वड्याइया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया। बेशक मेरे अमल न थोड़े, आवे निस्बत मेरी मंगते अनु सुल्तान बनावे मेरा दादा ली हज मेरी। मंगते अनु सुल्तान बनावे मेरा दादा ली हज मेरी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, इतना प्यारा कलाम सुनाए हैं। आरिफ खड़ी शरीफ इनका जी चलता है। अच्छा जब मस्जिद नबी के मीनार, हाजी साहब ये आपका ऐसा कलाम है कि जो समझ लें कि गांव देहात के अंदर भी ना आज भी लोग सुनते हैं। बड़े बड़े पुराने लोग मैंने देखे हैं कि जो इसको लगा के ख़ास तौर पे रमज़ान शरीफ में और जब मदीना शरीफ जाते हैं ना, तो मैंने इस कलाम को सुन के बंदों की आंखों से आंसू छलकते देखे। एक तो होता है ना आंसू बहना, एक होता है हाँ जी, एक होता है छलकना। तो मैंने लोगों की आंखों से आंसू छलकते हुए देखे।
जी जी जब मस्जिद नबी इसका आगाज हुआ कारी फकीर साहब हमारे मेरे बचपन के दोस्त कुरान पाक के साथी वो मुझे मदीना पाक की सैर करवा रहे थे रात को। फिर एक और दोस्त हमारे हाफिज रईस साहब गुजरांवाला के वो आ गए तो उन्होंने कहा जी आपने वापस होटल नहीं जाना, हमें रात में जाना, तहज्जुद का टाइम होने वाला है। गुम्बद शरीफ के बाहर बैठकर बाबा जिब्रील के बाहर गुम्बद शरीफ के जेरे साया उन्होंने बैठ के नाते सुने। फिर दरवाजे खुले तो अंदर गए तो सरकार का अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि जालियां आराम से चूमने का मौका मिल गया, इनाम मिल गया। कदमैन शरीफैन की तरफ भी शुरता कोई नहीं था, ख्वाजा शरीफ की तरफ भी शुरता कोई नहीं। कुरान पाक की अलमारी नहीं होती थी ना, आराम से इधर चले जाते थे। अल्लाह अकबर। अब तो कुरान पाक की अलमारी ना आगे नहीं जा सकते, कदमैन शरीफैन से वापस होना होता है। अल्लाह अकबर। फिर वो जालियां चूमने के बाद इसका जो अल्लाह ने इनाम दिया ना, ये मैं कहता हूँ अवार्ड, सदारती अवार्ड भी मिला, बड़े अवार्ड मिले, लेकिन इस अवार्ड का जोड़ कोई नहीं, इस अवार्ड जो अल्लाह ताला ने जालियां चुमा दी। तो फिर हमारे बुजुर्गों को अल्लाह ताला करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। ज़हूरी मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी उनका लिखा हुआ पढ़ा हुआ कलाम है ये। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए, अल्लाह की रहमत के आसार नजर आए, मंजर हो गया कैसे अल्फाज नहीं मिलते, जिस वक्त मोहम्मद का दरबार नजर आए, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, गो याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए, सरकार के पहलू में दो यार नजर आए, सरकार के पहलू में दो यार नजर आए, मेरी है दुआ यारो के सरकार के रोज़े पर अल्लाह करे मेरा हर यार नजर आए, अल्लाह करे मेरा हर यार नजर आए, छोड़ा ज़हूरी में दिलो जान मदीने में, अब जीना यहाँ मुझको दुश्वार नजर आए, जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। ये
कलाम ज़ोहरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा लिखा कि पढ़ते ये सुनते हुए मदीने पाक पहुंच जाता है। मुफ्ती साहब के भी आंसू निकल पड़े तो इनकी वजह से वही कैफियत रूहानियत मुझ पे भी तारी है। मुफ्ती साहब के आंसू निकले और आपने जिस गहराई से आपने सुना ना जी, वही आप भी उधर पहुंच गए, इसलिए आपको इसका सुरूर आया। ऐसा बस याद रहे इतना, बस याद रहा इतना, बस याद रहा इतना। ये आपकी बात सही है कि वहाँ पहुँच जाते थे ना, वही मंदिर सारा दिमाग में आ जाता। अल्लाह ताला ने दिमाग अता किया ना, बस याद रहा इतना सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। जब मस्जिद नबवी के मीनार नजर आए। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। बहुत बहुत रमज़ान का समा, जज़ाकल्लाह। इतना प्यारा समा बांधा आज आपने सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में कि माशाल्लाह माशाल्लाह। शुरू में कहा था माशाल्लाह कि हाज साहब आए हैं, आज अल्लाह की रहमत से बरसेंगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबको तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सबको अपनी रहमतों में रखे और सबको अपनी रहमतों में रखे। आसिम साहब, मुझे बताइए, जब मैं बात करती हूँ सहर और अफ्तार की, तो आपकी जो टीम है और आपकी जो पूरी मैनेजमेंट है, अब 80% इमाम तो आप देखें ना बाहर का रुख करती है, बाहर खाती पीती है, तो आप लोग उसमें फूड क्वालिटी को कैसे इंश्योर करवाते हैं? उनके किचन्स को चेक कर रहे हैं, कैसा क्वालिटी है, क्या मेयार है, क्या वो उस क्वालिटी मेयार पे उतर रहे हैं? बाहर के जो खाने हैं, जो पकवान है सहर अफ्तार में, क्या चल रहा है? मैं ये समझता हूँ कि जो सेफ़ फूड की फ्राहमी है वो हमारे लिए एक तरह से ना सिर्फ हमारी ऑफिशियल ड्यूटी है, बल्कि हमारी एक सोशल और रिलीजियस ड्यूटी भी है। अगर हमारी किसी इंस्पेक्शन की वजह से, हमारी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा करने की वजह से आवाम को सही और साफ़ खुराक मिलती है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये कामयाबी है। बिल्कुल। जहाँ तक सहर और अफ्तार का ताल्लुक़ है, तो बिल्कुल लोगों का ट्रेंड्स होता है, फूड पॉइंट्स पे लोग जाते हैं, सहरी पे भी जाते हैं, अफ्तारी पे भी जाते हैं। तो हमने पूरे पंजाब के अंदर 80 टीमें मुख्तस की हैं कि जो कि शहर के ऊपर भी अपनी इंस्पेक्शंस कर रही होती हैं। मैं ख़ुद भी पहली सहरी में जो है वो मशहूर अनारकली पुरानी मार्केट में गया था और डेली बेसिस पे हमारी टीम सहरी में भी मौजूद होती हैं। जहाँ तक अफ्तारी का ताल्लुक़ है, तो एक मैं घर के अंदर जो ख़वातीन अफ्तारी बना रही होती हैं उनको भी थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि जो बार बार हम कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल करते हैं, बार बार रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ करने से क्या होता है कि 3 से 4 दफ़ा जब आप रीयूज़ करते हैं तो वो रेंसिड हो जाता है। वो आपके लिए मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का बायस बन सकता है, जिसमें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसके अंदर कैंसर तक भी हो सकता है, अल्सर हो सकता है। तो उसको अवॉइड घरों के अंदर भी करना चाहिए। और हमारी ये कैंपेन होती है कि जितने भी फूड पॉइंट्स जहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, समोसे बन रहे हैं, खुले चिप्स बनते हैं, ये भी रीयूज कर रहे होते हैं, तो इनको आप लोग कैसे केटर करते हैं? वो हमारे पास उसको मेजर करने के लिए जो है ना वो इक्विपमेंट होता है। हम उससे ऑयल को जो है मेजर करते हैं, उसकी रीडिंग लेते हैं। तो अगर वो एक डिज़ायर्ड पॉइंट दैट इज़ 24.5, अगर उससे ज़्यादा उसकी रीडिंग आती है तो वो रेंसिड होता है। और अगर वो रेंसिड होता है तो हम फौरी तौर पर उसको डिस्कार्ड करते हैं। और ऐसी तमाम चीज़ें जो उसमें तली हुई होती हैं, फिर उनको भी हम डिस्कार्ड करते हैं, क्योंकि वो मुज़रे सेहत हो जाती हैं। हम खुद भी तो वैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं ना, अगर तेल काला हो रहा है, रंग बदल रहा है, रीयूज कर करके। लोगों ने अंदाज़ा लगाना हो तो रेडियां लगी हों हर नहीं, घरों की बात करूँ, बाहर तो आप रहने देना। बाहर तो मैंने खुद देखा कि वो तो रीयूज ही करते हैं सारे। मैडम, बेहतर ये है कि कलर चेंज कर लेते ना, 4 दफ़ा से ज़्यादा जो है घरों के अंदर भी इस्तेमाल ना किया जाए। बिल्कुल। उसके बाद वो सेहत के लिए नुकसान का बायस बन जाता है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी जो है वो स्पेशली अफ्तारी के अंदर नहीं लेनी चाहिए। वो एक बैलेंस रखना चाहिए कि 1 से 2-3 खजूरें ले ली, शरबत कोई भी पसंद के मुताबिक ले लिया,
बेहतर है कि आजकल वैसे लेमन भी मौजूद है शिकंजमीन, क्योंकि वो फौरी तौर पे आपको एक तरह से रिलीफ प्रोवाइड करती है। फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं, दही बल्ले, लेकिन प्रेफर करें कि घर की बनी हुई हो। मैं तो इसलिए कहता हूँ कि रोज़े अल्लाह ताला ने फ़र्ज किए थे, ये अफ्तारी के अंदर ना पकौड़े हमने खुद फ़र्ज कर लिए, और ये जिस दस्तरखान पे ना हो तो हम समझते हैं शायद कि ये इफ्तार ही नामुकम्मल था। चलिए वो एक कल्चर सा बन गया है। दी साहब, ये जैसे अब मुख्तलिफ कैंपेन्स हैं, आप उसके फरमा रहे हैं उनकी तफसीलात क्या, अगर कोई एक फूड पॉइंट फूड अथॉरिटी बंद कर देती है कि इसका मयार ठीक नहीं है, गैर मयारी खाने हैं और उसका बनाने में पकाने में चीज़ें ठीक नहीं हैं, उनको दोबारा चेक करने के हवाले से क्या है, और कितनी मरतबा अगर कोई एक फूड पॉइंट बंद हो जाए तो फिर उसका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, दोबारा उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए? देखिए, सीएम साहब की तरफ से भी और जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से भी हमें ये हिदायत हैं कि हमने फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इस हवाले से अगर हम किसी फूड पॉइंट पे जाते हैं, अगर वहाँ पे अडल्ट्रेशन पाई जाती है या अनसेफ फूड होता है, फॉर एग्जांपल कि हमें एक्सपायर्ड मीट कहीं से मिल गया, जो कि मिलता है, ये बिल्कुल जो है ना हमारी सोसाइटी में ये बड़े वाज़ेह तरीके से कहना चाहूँगा नॉर्मली इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत हमारी एक समझ के अखलाकी गिरावट का शिकार वो लोग हो चुके हैं, और वो इंसानों के दुश्मन हैं कि जो कि मरी हुई मुर्गियों का गोश्त या मरे हुए जानवर का गोश्त लोगों को खिला देते हैं। ऐसे लोगों को हम फौरी तौर पे एफआईआर देते हैं, ज़ीरो टॉलरेंस है। अच्छा। उसके बाद अगर वहाँ पे कंडीशंस अच्छी नहीं हैं, हमें लगता है कि ये खाना मुज़र सेहत है, तो उस प्रेमिसेस को, उसके किचन को हम सील कर देते हैं, तब तक के जब तक कि वो उसकी इम्प्रूवमेंट करके हमें उसकी रिपोर्ट नहीं जमा करवा देते, तब तक वो सील ही रहता है। तीसरे नंबर पे वो होता है कि जहाँ पे छोटी मोटी वायलेशंस होती हैं, वायलेशन को देखते हुए और उनकी पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए, उनके सेटअप को देखते हुए हम उनको फाइन करते हैं। इसका मकसद सिर्फ रेक्टिफिकेशन करना होता है। हम किसी भी बिजनेस के दुश्मन नहीं है, हमारा मिशन यही है कि हम अवाम को साफ और जो शफाफ खुराक है, जो खालिस है, वो प्रोवाइड करें। एक्सपायर्ड मीट की एक तो बात होगी डी साहब, दूसरा ये है कि ये जो जगह जगह सोशल मीडिया देखें, इधर उधर देखें, कहते हैं कि वो तो हलाल जानवरों का गोश्त ही नहीं है, मतलब कुछ और भी जानवरों का गोश्त खा रहे हैं। देखिए, इसके ऊपर हमने कुछ टाइम पहले रिसर्च की थी, और एक रिसर्च को ही मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास 3 लैब्स हैं जो कि BSL 1 लेवल की लैब हैं। अभी हम जो है BSL 2 लेवल की लैब जो है बनाने जा रहे हैं। मुख्तलिफ लैब से भी हमारा अदरवाइज़ रब्ता होता है, तो कम से कम लाहौर के अंदर जो एक लाहौरी मटन की बात की जाती है कि वो गधे को लाहौरी मटन कहते हैं, जी जी, ऐसा जो है वो लाहौर वाले गधे का गोश्त मतलब ऐसा है नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब सिर्फ बातें हैं, ये सिर्फ बातें हैं, इस हद तक इस्तेमाल नहीं कर रहा कोई, होता हलाल है वो। मैं तो बस पूछ रही हूँ कि ऐसा है कि नहीं। मैडम, हमारी ऑब्जर्वेशन ये है कि वो होता हलाल है, लेकिन ये है कि वो मरे हुए जानवर का भी हो सकता है, वो एक्सपायर्ड हो सकता है कि अगर एक गोश्त जो है वो ज्यादा अरसा तक आप फ्रीजर में रखेंगे तो उसके हदों मरे हुए का भी हो सकता है, एक्सपायर्ड भी हो सकता है। बिल्कुल, हमने पहले दोनों किस्म के मिलते हैं, दोनों किस्म के मिलते हैं। अभी हमने पहली रमजान को 2 मरे हुए जानवर जो है वो सगियां पुल से पकड़े हैं, सगियां पुल से। उसी वक्त हमने उनके ऊपर एफआईआर किसी रेस्टोरेंट या किसी के किचन से पकड़े या वैसी नहीं, वो जा रहे थे, ज़िबा होने के लिए जा रहे थे। जब हमने उसको वेरीफाई किया तो इस तरह के हमें बहुत से इंसिडेंट्स मिलते हैं। पिछले 3 माह के अंदर हम तकरीबन 70,000 किलोग्राम जो है, जो कि मुज़र सेहत गोश्त है या मुर्दा जानवर का गोश्त है, उसको तलब कर चुके हैं। 70,000 किलो, 70,000 किलोग्राम पिछले 3 माह के अंदर, और ये तल्फ हुआ है, ये तल्फ हुआ है। और इसके अलावा ये है कि तकरीबन 10-12 हज़ार किलोग्राम के करीब हम जो मरी हुई या मुज़र सेहत मुर्गी है उसको तलब कर चुके हैं। तो ये 3 महीने के अंदर अंदर ही, पिछले 3 महीने के अंदर अंदर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आवाम को, सबको इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। ये लोग बच्चों के दुश्मन हैं, ख़वातीन के, मर्दों के, ये मुआशरे के दुश्मन हैं, मुल्क के दुश्मन, इस मुल्क के दुश्मन, ये मुल्क के दुश्मन। और ये जो हम बहुत सी ऐसी बाज़ औक़ात हम बाहर से खाना खाने जाते हैं, उसके बाद हमें फौरी तौर पे गैस्ट्रो का इशू हो जाता है, कोई वॉमिट आ जाती है, तो ये ऐसा ही होता है कि वो फूड जो है वो जो है ना। अच्छा, ये इस पे आगे चलते हैं मुफ्ती साहब।
मैं वाइजा रऊ तिजारतन अल्लाह वर इनफज़ु इलैहा मन गश्शा फलैसा मिन्ना। तो ज़रा तफसील से बयान फरमाएं वो तमाम लोग जो 70,000 किलो गोश्त पकड़ा है। एक पॉइंट जी ऐड जी करना जी चाहूँगा। हमने रमज़ान से पहले तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए किराम को भी दावत दी अपने ऑफिस के अंदर, उनसे डिटेल मीटिंग की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप मेहराब मिंबर को इस्तेमाल करते हुए लोगों को बताएं कि मिलावट के आखिरत में कितने नुकसान हैं। दुनिया में तो आप चंद एक रुपये का फ़ायदा ले लेंगे, लेकिन उसका आखिरत के अंदर कितना नुकसान है। जब आप मेहराब मिंबर से ये बात करेंगे, रमज़ान में लोग आते हैं, दर्स कुरान भी सुनते हैं, दर्स हदीस सुनते हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। ठीक है। तो मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि इसमें जो है वो ज़रूर सबकी सारे जो व्यूअर्स हैं उनकी रहनुमाई फरमाएं और जिस प्लेटफॉर्म पे भी मौजूद हों इसको बताएं कि मिलावट के कितने नुकसान हैं, आखिरत में कितने नुकसान हैं। दूध में मिलावट है, स्पाइसेस में मिलावट है, दाल बेसन के अंदर मिलावट है, इवन घी के अंदर मिलावट है, आटे में भी मिलावट है। हाँ जी, आटे में सूखी में रोटियां मिलावट दोबारा है, पता नहीं क्या है वो, मतलब यू नेम एनी सेकंड थिंग, ये परेशानी की बात है। अगर मैं वो स्टैट्स शेयर करना चाहूँ तो शायद बाहर से लोग मतलब खाने को उस तरह से पसंद ना करें कि बाहर खाना कितना जो है वो हो सकता है नुकसान का बायस, लेकिन अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा काम करते मतलब आप मुझे ये पता, जो आप लोगों ने इंस्पेक्शन की तो जो ऊंचे ऊंचे रेस्टोरेंट्स हैं बहुत ही हाई क्वालिटी के, और जो बिल्कुल ही नॉर्मल और मीडियोकर रेस्टोरेंट्स हो गए बाहर ठेले वगैरह, पॉश एरियाज में, पॉश एरियाज के रेस्टोरेंट्स में भी आपको ये चीज़ें मिली हैं? जी मैं बिल्कुल पॉश एरियाज़ के रेस्टोरेंट्स भी जो है उनमें किचन के अंदर इश्यूज पाए जाते हैं। बाज़ हशरात वहाँ से मिलते हैं, बाज़ औक़ात उनकी कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती, रेंसिड ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, उनके जो वर्कर्स हैं उनके मेडिकल नहीं हुए होते और हाइजीन भी नहीं सही होता, हाइजीन के इश्यूज होते हैं। समटाइम्स वो जो मीट वगैरह पड़ा होता है वो भी मतलब और जो लाउंज 4,000 का एक सैंडविच खाएंगे तो 12,000 उसके डॉक्टर साहब को देंगे। नहीं, और जो लाउंज होता है वो ऐसे स्पिक एंड स्पैन खूबसूरत सजाया होता है कि बस कोई विक्टोरियस किस्म का विदाउट नेमिंग एनीवन ये इश्यूज मौजूद हैं। इसी तरह से जो हमारे ढाबाज हैं या स्मॉलर फूड पॉइंट्स हैं उसके ऊपर भी इस तरह के इश्यूज मौजूद हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि जो नीचे लेवल के ढाबाज हैं या स्ट्रीट फूड है उसको भी हम इम्प्रूव करने के हवाले से उनकी ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, उनके स्पेशल लाइसेंस उनको जारी कर रहे हैं, उनकी जो गैप एनालिसिस करके उसको फिल कर रहे हैं। तो लेकिन ये इश्यूज मौजूद हैं। तो मुफ्ती साहब से मेरी भी ये गुजारिश होगी। अच्छा, एक मुफ्ती हाजी साहब एक मुफ्ती साहब भी यहाँ पर हैं, आप भी यहाँ पर हैं। हाजी साहब आपकी सारी ज़िंदगी लाहौर की गलियों में गुजरी है। हाँ, ये जो मिलावट, ये जो पाकिस्तान बनने के ठीक बाद लाहौर में ये जो मिलावट का सामान है ये आज भी अंदरून शहर में बहुत सारी ऐसी पुरानी दुकानें हैं जहाँ पे लोग आज भी दूध, गर्म दूध पीने के लिए जाते हैं, दूध जलेबियाँ खाने के लिए जाते हैं, कुलचे खाने के लिए जाते हैं, निहारी पाए खाने के लिए जाते हैं। ये 70, 80, 60 की 70, 80 की दहाई में भी कुछ ऐसा ही सामान था? नहीं, पहले तो ऐसे बातें नहीं होती थी। पहले तो खालिस, हर चीज़ खालिस होती थी। सेल करने वाले भी शरीफ लोग होते थे, वो लालची लोग नहीं ना होते थे। अच्छा। अब हलाल हराम का ख्याल ही नहीं रहा। अच्छा। तो जो है कमाई पे है कि कमाई करते जाओ जहाँ से भी आती है, क्योंकि मुफ्ती साहब ऐसे ही है नहीं। तो उन लोगों में ऐसी बातें नहीं थी, वो नेक और शरीफ लोग होते थे। वो 1% भी कोई मिला, दूध भी खालिस मिलता था। हाँ जी, दूध भी खालिस मिलता था। हाँ जी, दूध भी खालिस मिलता था। उस वक्त ये भी होता था कि दुकानें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, ना इतनी आबादी थी। तो खालिस दूध वाले साहब जाके गुजरों से लेके आते थे। अच्छा। जो इलाकों में आबादी बढ़ गई तो मकान बन गए ना, मार्केटें बन गई, तो उस वक्त जिन्होंने गाय रखी होती थी शहर के अंदर बाड़े में जाते थे। हाँ जी, शहर के अंदर इनके गुजरत बरादरी के गाय वगैरह गाय भैंसें होती थी शहरों के अंदर। बल्कि हमारा घर गुमटी बाजार का रहता, पानी तालाब के पास, उसके पीछे भी एक गुजरों का घर था, वहाँ भी उनके गाय भैंसें होती थी। इस तरह शहर के अंदर होती थी। ये वो फिर शाम को दिन में सुबह उनका गाय भैंस का काफिला रावी दरिया जाता था। अच्छा। शाम को आता था। पर सारे शहर में ऐसा रश नहीं होता, लेकिन शहबाज साहब, शहबाज शरीफ साहब ने शहरियों को बचाने के लिए फिर उनको रावी दरिया के पास मुंतकिल कर दिया। लेकिन वो बात ये कि खालिस मिल जाता था, दूध भी, हर चीज़ खालिस मिल जाती थी। अब छोटा सा सवाल मैंने जो करना था ना जी साहब से, कि जैसे ये हेलमेट वालों पर, वन वे वालों पर जुर्माना है एडवांस होता है, क्या इनके लिए एडवांस जुर्माना नहीं मुकर्रर किया गया कि जो मिलावट करें तो उनको इतना जुर्माना होगा? ये नहीं अभी हुआ? हाँ साहब, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस है। जहाँ पे मिलावट की कोई भी चीज़ मिलती है, हमारी कोशिश ये होती है कि उसके ऊपर FIR दें और FIR, ताकि वो फेस करें, उनको पता चले कि हमने ये गलत काम किया है।
दूसरे नंबर पे हम उनको फाइन भी करते हैं। उनको वो जो है मुद्दई पंजाब फूड अथॉरिटी होती है, मुद्दई जो है पंजाब पहले उनको बताया जाए ना कि इतना जुर्माना होगा, वो एहतियात करें। भाई साहब ये सबको पता है, सबको पता है कि जुर्माना भी है, लेकिन वो कोशिश ये करते हैं, कोशिश ये करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से धोखा देने की। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि जब दिसंबर में मैंने चार्ज अज्यूम किया तो ऑन एवरेज 2% जो था दूध में जो हम डिस्कार्ड किया करते थे, 10 से 12 लाख लीटर हम चेक करते थे और 2% के करीब डिस्कार्ड करते थे, क्योंकि वो मुजरे से हटता था। हमने अपनी टीम्स की इंस्पेक्शन ज़्यादा कर दी, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो 0.3-0.4% पे आ गया। इट मीन्स के कुछ बेहतरी आई है, कुछ बेहतरी आई है, लेकिन ये वो बेहतरी है जो लोगों को सिर्फ जो है ना इस डर से है कि पंजाब फूड अथॉरिटी चेक कर रही है। काश मैं ये दुआ करता हूँ रमज़ान के सहरी का टाइम है कि लोगों को अल्लाह का डर आ जाए। जब तक वो नहीं आना, सोसाइटी की अखलाकी इक़दार अच्छी नहीं हो सकती, और ये इश्यूज़ डिस्पाइट कि हम जितना भी करते रहें, वो लोग कहीं ना कहीं से डॉज करने का कोई मैकेनिज़्म निकाल लेते हैं। तो इसमें मैं आपके तवस्सुत से सब लोगों से ही गुजारिश करूँगा, वो टीचर्स हैं, वो किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोगों को, अपने बच्चों को बताएं कि इसके क्या नुकसानात हैं, सोसाइटी को एजुकेट करें। और जो हमारे उलमाए किराम हैं उनसे मेरी बड़ी दस्तवस्ता गुजारिश है कि इस रमज़ान के महीने में स्पेशली जो है वो इसको फोकस करें, लोगों को बताएं कि ये जहन्नम का ईंधन है जो आप मिलावट की सूरत में कमा रहे हैं। मुफ्ती साहब से इसका जो है ना वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि मुसलमान तो होता ही वो है सही मानों में। हमने मुसलमान समझ लिया कि जिसने चेहरे पे दाढ़ी रखी हो, वेस्ट कोट पहनी हो, बल्कि अगर हम किसी बच्चे को कहें ना मुसलमान की तस्वीर बनाओ तो वो ऐसी ना एक हैयत बना देगा कि ये मुसलमान होता है। हालांकि मुसलमान सलामती से निकला है। जब हम किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, उसका माना क्या है? मेरी तरफ से तमाम सलामतियाँ तुम पर, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, हर चीज़ मेरी तरफ से सलामती में। दूसरा कहता है वालेकुम अस्सलाम, कि भाई अगर तेरी तरफ से तमाम सलामतियाँ हैं तो मेरी तरफ से भी। अब सलामती का माना क्या है कि ना मैं तेरे साथ धोखा करूँगा, ना मैं तेरे साथ फ्रॉड करूँगा, ना मैं तेरे साथ दो नंबरी करूँगा। अभी जो आपने बात की बड़ी खूबसूरत थी कि आज एक बंदे को जुर्माने का डर है, किसी बंदे को पुलिस का डर है, FIR का डर है। काश के मुसलमान ऐसा हो कि जिसको अल्लाह ताला की पकड़ से डर हो, इधर का डर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। साथ बैठे किरामन कातिबीन का के हवाले से एक डर पैदा हो जाए ना कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे ऊपर एक कैमरा, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, बल्कि मेरी तो तकरीर ही जो है ना वो इस मौजू पे अमूमी तौर पे होती है कि आप कैमरे की आंख से नहीं अल्लाह ताला की आंख से डरें, कुदरती आंख जो है। बेशक आज कोई भी बंदा कैमरा जहाँ पे लगा हो ना कहता वो यार वो कैमरा लगा है, जरा एहतियात से करना, मैं अपने कपड़े भी ठीक करके बैठूंगा जनाब, कोई ऐसा काम ना हो जाए कैमरे की रिकॉर्डिंग में ना आ जाए। जनाब हमारे ऊपर एक अल्लाह ताला ने जो एक रिकॉर्डिंग के लिए बिठाया हो ना किरामन कातिबीन, हमें उनके हवाले से खौफ होना चाहिए कि हमारी नेकियां भी लिखी जा रही हैं, हमारी बुराइयां भी लिखी जा रही हैं, बल्कि जो मैं जुमला मुंह से निकालता हूँ यूं समझे कि कल क़यामत के दिन ये सारी की सारी मूवी चलने वाली है। अभी हमारा प्रोग्राम जैसे नाज़रीन देख रहे हैं, इसी तरह ये हमारी ज़िंदगी की पूरी फिल्म जो है ना ये चलने वाली है एक स्क्रीन के ऊपर के जहां पर पूरी कायनात देख रही हो। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हमारे अज़ान ने जवाब देना है। बिल्कुल, कुरान कहता है ना अल यौमा नख्तिमु, यासीन में अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अगर कोई बंदा, हम समझते हैं सूरह यासीन पढ़ना 10 कुरान का सवाब है, लेकिन ये भी तो देखें यासीन क्या कह रही है। इसी आयत पर गौर कर लें कि आज अल्लाह ताला फरमा रहा है आज तुम्हारे मुंहों पर मोहरें लग जाएंगी, तुम्हारे हाथ तुम्हारे पाँव गवाही देंगे तुम क्या कमाई करके आए। तो इसलिए मन गश्शा फलैसा मिन्ना, आपने हदीस का भी हवाला दे दिया हुक्मा काल कि जो धोखा करे वो हम में से नहीं। जब ये वाज़े तौर पे फरमान मौजूद है तो फिर भी कोई मुसलमान अगर धोखा करता है तो वो ये समझ ले कि मैं रसूलुल्लाह झूठ बोलने से बरकत जाती रहती है। अल्लाह वाले डेफिनेटली करीम अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक कॉलर ले लें कथा कलामी की मार जाता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब है, कहां से? अस्सलाम वालेकुम, नियामत बोल रहा हूं लाहौर से। जी नियामत मेरा डीजी फूड अथॉरिटी साहब से सवाल है कि ये तो चेक करते हैं रात 8 बजे तक या 9 बजे तक दूर की गाड़ियों को,
अच्छा। और जो रात को 12 बजे के बाद गाड़ियां लाहौर में इंटर होती हैं, ये बड़ी बड़ी शॉप, उनको कौन चेक करता है? जी जी, बहुत शुक्रिया। हमने रमज़ान के हवाले से 2 स्पेशल टीम्स लगाई हैं। एक रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होती है, और दूसरी टीम जो है वो शाम से पहले पहले होती है। ये क्योंकि रमज़ान में जो है ना वो टाइम चेंज होता है दूध के आने के हवाले से, तो हम बिल्कुल उनको चेक कर रहे होते हैं, उनको देख रहे होते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि हमारा टोल फ्री नंबर है 1223, जिसके ऊपर आप कॉल करके 1223 अपनी कोई भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हम अपना, हमारी ऑफिशियल ड्यूटी हम कर रहे हैं, सही। और उसमें ज़ीरो टॉलरेंस के साथ इंशाल्लाह कर रहे हैं। तो जो है वो टीम्स आपको नज़र भी आती होंगी। आप सबसे गुजारिश ये है कि अगर कोई ऐसा आपको पता चले कि कहीं पे किसी भी चीज़ की मिलावट है, तो आप 1223 के ऊपर कॉल करके हमें बताएं। लाहौर में रहते हैं, हमने तो कभी पूरे थाट की टीम देखी नहीं। अल्लाह बाजारों में अकबर। जाते हैं, दूध भी पीते हैं। हाँ, हम जाते हैं, खाना खाने भी जाते हैं, और वहाँ पर नाकिस घी इस्तेमाल होता है और दूध गैर मयारी इस्तेमाल होता है, मक्खियाँ होती हैं और इतना ख़राब मेयार होता है। हमने तो कभी आपकी टीम देखी नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं साथ ये भी एक सवाल करूँगा कि मैं अक्सर देखता हूँ, मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि हम जो दूध लेते हैं ना गवाले से, वो बड़ा महंगा होता है। एक दिन मैं एक इलाके से गुजरा, वहाँ पे स्पीकर में ऐलान हो रहा था कि 150 रुपये में गडवी, और एक गडवी के साथ एक फ्री। साथ वाला जो बंदा है उसने लगाया हुआ था एक के साथ 2 फ्री। तो मैं हैरान हो गया कि यार ये दूध है क्या है। अब वहाँ स्पीकर भी लगा होता है, तो ये 150, यानी कि 150 में 3 गडवियाँ। अब ये तो जनाब, ये तो बिल्कुल अकल से ही बात माला है ना। होना चाहिए उनको। तो सर, ये खास तौर पे अगर दूध पे आप कंट्रोल कर लेना सर, तो ये बड़ी कामयाबी होगी। यानी ये दूध का इशू बिल्कुल पूरे पंजाब में इशू है, और स्पेशली जो बड़े शहर हैं जैसे लाहौर है या रावलपिंडी, जिनमें बेसिकली करीब कुर्बो जवार के शहरों से दूध आ रहा होता है, वहाँ पे इश्यूज मौजूद हैं। और मैं आपको बड़े वसूख से बताता हूँ कि शहर के सारे एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हमने जो है वो सील किए होते हैं। अब ये हो सकता है कि कोई छोटी गलियों से आ जाए, अदरवाइज़ हम उसको चेक कर रहे होते हैं। और ये इंडिकेशन जो मैंने पहले आपको बात बताई कि दिसंबर में वो 2% के करीब डिस्कार्ड की रेशियो आती थी, अब 0.4% पे आ गई है। तो कुछ इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक इंक्लूसिव अप्रोच चाहिए। सोसाइटी को खुद भी अपने आप को अगर यही बात जो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि अगर ये पता हो, अगर दिल के अंदर ये बात मौजूद हो कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है, वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी ज़ात पाक की ज़िंदगी का वाक़या आपके सामने है कि जो है एक बच्ची थी, उन्होंने अपनी माँ से ये मुकालमा कर रही थी कि अल्लाह ताला तो देख रहा है। तो अगर ये बात हमारे जहन में आ जाए तो फूड अथॉरिटी की ज़रूरत ही ना रहे, बिल्कुल बिल्कुल हमारी इंस्पेक्शंस की ज़रूरत ही ना रहे, लेकिन सोसाइटी को की जो अखलाकी वैल्यूज़ हैं, अक़दार हैं, उसके ऊपर जो है हमें मतलब ये है कि अब हमारे प्रोग्राम को जो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, उनको ये पैगाम है कि कहीं पर भी वो मिलावट वाला मामला देखते हैं, कहीं पर उन्हें शुबा है, तो वो 1223 पे बिल्कुल फ्री हो के कॉल कर सकते हैं। उनका जो नाम है या कोई चीज़, वो तमाम उसी गैराज में रखा जाए। 1223 के ऊपर कर सकते हैं। सीरियसली इस कंप्लेन को लेते हैं? बिल्कुल, हम उन कंप्लेंट्स का तदारक करते हैं और उसकी वीकली रिपोर्ट मैं खुद भी उसको मुलाजा करता हूँ और उसको अपनी जो कंसर्न टीम है उसके साथ डिस्कस करता हूँ। हमारी यही कोशिश होती है कि जहाँ पे भी फूड के हवाले से, उसकी हाइजीन या अडल्ट्रेशन के हवाले से इशू हो, हम उसको एड्रेस करें। तो मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आपने इंडिकेट किया, ये बिल्कुल ऐसे इश्यूज़ मौजूद हैं, स्पेशली जो थोड़े फार फ्लंग एरियाज़ हैं, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे भी रीच आउट करेंगे। और अगर कोई ऐसा देखें कि जहाँ पे ये अनाउंसमेंट हो रही हो कि एक गड़वी के साथ एक गड़वी फ्री, तो जरूर बताएं। एक के दो सारे मैं अर्ज करता हूँ, पहले एक ही दुकान थी जहाँ पे ये ऐलान हो रहा था, एक के साथ एक फ्री। शिकायत भी तो करें ना, इलाका बताएं ना, हरबंसपुरा ज्यादा दूर की बात नहीं, ज्यादा दूर की बात नहीं, हरबंसपुरा का आप समझ के 1223 आपके सामने। ये हरबंसपुरा का इलाका, तो वहाँ पे ये ऐलान हो रहा था कि एक के साथ एक फ्री। अच्छा, मैंने कहा चलो हो सकता है कि इनकी अपनी भैंसें हों,
अच्छा, कुछ दिनों के बाद वहाँ पे गुजर हुआ तो वो उसके मुकाबले में दुकान बनी है, एक के साथ 2 फ्री। मैं सर पकड़ के बैठ गया। उनकी अपनी भैंसें हो सकती है तो ये नहीं, लेकिन इतनी भी भैंसें होगी, उन्होंने को पूरी दुनिया की भैंसें तो जमा नहीं कर ली। सुना कि डब्बों वाले दूध में खाद डाली जाती है। मैं 2 चीज़ें अर्ज करना चाहूँगा कि हमारे पास मिल्क टेस्ट करने के लिए हमने एक किट बनाई हुई है जो कि उसको जो उसके SNF कहते हैं, में कि वो सच बोलती है, वो जो सच वो फ्रैंकली वो अच्छा, सच साथ में ये भी बताएं कि जो दूध में मिलावट होती किस चीज़ की है, पता तो चले। कोई केमिकल डालते हैं, कोई वाइटनर डालते हैं या पानी डालते हैं? सर मैं अपने बच्चे को ले गया, मैं अपने बच्चे को ले गया डॉक्टर के पास। मैंने कहा इसको मैं खालिश दूध जो है ना वो ला के तो वो पिलाता हूँ। उसने कहा मुफ्ती साहब आपने ना इसको डिब्बे का दूध पिलाना है। मैंने कहा जी वो खालिश। कहता है छोड़ दें इस बात को कि दूध के अंदर आजकल जो मिलावट हो रही है ना, आप छोड़ दें। आपने दही भी इस्तेमाल करना है ना तो डिब्बे वाला कर लें, कम अज कम उसमें ये तो होगा कि केमिकल की मिलावट नहीं होगी। उसमें भी केमिकल होता है, उसमें सुना है खाद डाली जाती है, कम अज कम। मैं एक बात डब्बे के 2 चीज़ें मैं एकेडमिकली स्पीकिंग मैं किसी भी वो उसको वो नहीं फ़रोग कर रहा। एक तो चीज़ है कि खालिस दूध अगर मिले तो वो सबसे बेस्ट है। खालिस दूध गाय का हो या भैंस का हो। अब ये होता है कि भैंस का दूध थोड़ा सा गाढ़ा होता है, गाय का दूध थोड़ा सा कम गाढ़ा होता है, तो वो तबीयत के मुताबिक यानी कि बच्चों को नॉर्मली गाय का दूध एडवाइस किया जाता है। अब उसके बाद बच्चों के लिए एक फार्मूला मिल्क आता है। फार्मूला मिल्क जो होता है वो हकीकत में मिल्क नहीं होता, वो उन्होंने उसके इस तरह से इंग्रेडिएंट्स को कंप्लीट किया होता है। तीसरी बात ये है कि जो अडल्ट्रेटेड दूध है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ों की मिलावट हो सकती है, पाउडर उसमें हो सकता है, उसके अंदर खाद हो सकती है, फार्मालीन उसके अंदर हो सकती है, ये सारी मिलावट वाले मामलात हम डेली देख रहे होते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे उसमें अगर पानी की मिलावट हो तो वो तो कहते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा दूध है, इसमें सिर्फ पानी की मिलावट है, सिर्फ पानी की। वो जो है ना, मैं ये एकेडमिकली स्पीकिंग कि वो उतना नुकसानदेह नहीं है वो लेकिन जिसके अंदर मिलावट है वो नुकसानदेह है और हम उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे होते हैं। जहाँ तक डब्बे की दूध की का सवाल है, वो किसी भी कंपनी का हो तो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड जो है वो सेट किए होते हैं। वो उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ जो हमारे नेशनल इदारे हैं उनसे भी अपनी एक्रेडिटेशन की होती है। उन्होंने इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स भी लिए होते हैं, हलाल के सर्टिफिकेट्स भी लिए होते हैं, तो वो उसमें कोई मेजर इशू अदरवाइज रिपोर्ट में नहीं आता। जो अडल्ट्रेटेड दूध है वो कहीं पे भी है, उसके इश्यूज मौजूद हैं। टू बी ऑन द सेफर साइड जो डब्बे का दूध होता है वो अगर तो खालिस दूध मिले तो वो सबसे बेस्ट है, फिर डब्बे का दूध और फिर ओपन जहाँ पे आपको ये पता हो कि ये मिलावट वाला शख्स नहीं, वहाँ से प्रेफर करें। अदरवाइज़ दूध में बहुत से इश्यूज मौजूद हैं और इसमें पूरी सोसाइटी को अगर कोई ऐसा बंदा मिलता है आपके मोहल्ले में तो उसका बॉयकॉट करें, हमें बताएं। जो खालिस अगर मिल जाए तो वो बहुत बेहतर, और अगर आपको कहीं से मिलता है कि कोई मिलावट करता है तो उससे ज़रा गुरेज करना चाहिए। अच्छा हाजी साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक क्विक क्वेश्चन है आपसे कि जिनको भी आप पकड़ते हैं मिलावट करते हुए, कोई भी रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, तो आप उसको पिक्चर और प्रोफाइल के साथ सोशल मीडिया पे हाईलाइट क्यों नहीं करते ताकि अगला जरा थोड़ा इसमें पहले हम हाईलाइट करें कि जी वार्निंग है, दिस हैज बीन। पहले हम किया करते थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट आई कि उनकी नेमिंग शेमिंग नहीं करें, क्योंकि उससे एक तरह से एक हरासमेंट आती है। जब उनकी ये सारी देखे ना, मतलब लोगों को जहर को खिला रहे हैं, उनको हरास, वो जो लोगों को खाना खराब कर रहे हैं। नहीं, उनको छुपाना तो नहीं चाहिए, उनको प्रोफाइल में हाईलाइट करें कि जी ताकि बाकी लोग ना करें। जिस तरह कोई स्मगलर पकड़ा जाता है, FIA उसको जारी करती है, ठीक है, कोई मुजरिम पकड़े जाते हैं, कोई खुदा न खासा संगीन जराइम में लोग पकड़े जाते हैं, उनकी तस्वीर FIA वाला तो बेल करवा लेगा अगले 24 घंटे में। एक इंसानियत के साथ वो जहर खिला रहा है किसी को, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है ना, इसको तो हाईलाइट करना चाहिए। चले इसको आगे चलना चाहिए। हाजी साहब मेरा एक छोटा सा सवाल। जी डॉक्टर साहब, आपने भी इससे पहले गोश्त की बात की थी। मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग कुर्बानी का गोश्त इतनी ज़्यादा देर तक स्टोर कर लेते हैं, तो गोश्त की लिमिट क्या है? मतलब कब तक ये स्टोर किया जा सकता है? एज ए फ्रीज करना
तो इसकी आखिरी हद क्या होती है? देखिए, बेहतर ये होता है कि आप उसको जितनी जल्दी कंज्यूम करें उतना ही अच्छा होता है। और हफ्ते के बाद उसकी वो जो फ्रेशनेस होती है उसमें फ़र्क आ जाता है। एक हफ्ते के बाद? एक हफ्ते के बाद वो कंडीशंस भी मैटर करती हैं कि जिसमें उसको स्टोर किया गया है। अगर वो साइंटिफिकली प्रूवन कंडीशंस हैं तो वो ज़्यादा देर के लिए भी हो जाता है, लेकिन हफ्ते और मैक्सिमम 15 दिन के बाद उसकी ग़िज़ाइयत में कुछ ना कुछ फ़र्क आ जाता है, क्योंकि वो फ्रेशनेस वो नहीं रहती। आप खुद भी अपने घर में देखते होंगे कि पहले दिन का गोश्त जो लेके आते हैं वो ज्यादा अच्छा और मजे का पकता है ना करे, राइट? और ये तो बिल्कुल ऐसे एक हफ्ते के बाद अगर करते ताज़ा हैं तो मछली पकड़ें और उसको खाएं और फ्रोजन पकड़ें उसको खाएं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर तो वो कंडीशन फार्मिंग शुरू हो मछली की तो फार्मिंग शुरू हो गई ना। हाँ साहब, वो जो फार्मिंग मछली है वो ऐसे ही लगता है कि आप जैसे कोई रुई टाइप कोई चीज़ खा रहे हैं, उसका टेस्ट भी नहीं आता, उसका वो नहीं आता। तो अगर तो स्टोरिंग कंडीशंस अच्छी हैं, साइंटिफिकली प्रूवन हैं, तो वो एक उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देती हैं। लेकिन जो फ्रेश है वो तकरीबन आखिरी हद क्या होगी? देखिए, वो स्टोरिंग कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने उसको फ्रीज़र के अंदर स्टोर किया है तो उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। अगर आपने उसको पुराने फ्रिज के अंदर किया है तो वो उसकी शेल्फ लाइफ कम होगी। इसी तरह से जो साइंटिफिकली प्रूवन, अगर आप किसी बड़े स्टोर के ऊपर जाते हैं, वो एक ख़ास टेम्परेचर को मेंटेन रख के उसको स्टोर करते हैं, तो उससे उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। सादा बात यह है कि जो है ना, नॉर्मल कंडीशंस जिनमें मतलब हम घरों के अंदर कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं, 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाना। मुफ्ती साहब, 15 दिन से ऊपर जाएंगे तो वो नुकसान। उन्होंने कहा था 15 दिन तो ज़्यादा जड़ा नहीं है। हाई साहब, सो मियाँ शहबाज शरीफ साहब क्या सुनते हैं आपसे? जब एक कलाम था जो आपने सुनाया तो उनकी आंखें भर आई। मुझे भी वही वाला, हमें भी वही वाला कलाम सुनाए। वो कौन सा स्पेशल कलाम था? कई सालों की बात है, पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन वालों की एक्सपो सेंटर में नुमाइश थी, उनका सेमिनार था, तो वहाँ मैंने कलाम, वो दुआइया कलाम है, वो मैंने पढ़ा तो मेरी तवज्जो तो सामने अवाम की तरफ थी, अवाम भी बैठे हुए थे उनमें, लेकिन दोस्तों ने बताया और फिर अखबार में भी ये खबर आई कि जी शहबाज साहब जो है ना अश्कबार हो गए थे। अखबार से ये तस्दीक हो गई ना लोगों के बताने की। हाफिज साहब, इसी कलाम के साथ हम इजाज़त लेते हैं। हाँ ठीक है, आई साहब आप कलाम पढ़ें, और आपका बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, कारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, डी साहब आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। आई साहब आप कलाम का आगाज़ करें, और जितने भी लोग हमें इस वक्त सारी ट्रांसमिशन में देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब के इस कलाम के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन आपसे इफ्तारी में दोबारा मुलाकात होगी। आप सब लोग अपना बहुत सा ख्याल रखें, और इफ्तार में आपसे दोबारा मिलते हैं। जी आई साहब। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। इलाही हमें शाद व मसरूर रखना, बलाओं को हमसे सदा दूर रखना। परेशानियाँ हमको घेरे हुए हैं, परेशानियों से पनाह मांगता हूँ। जो कमज़ोर है उनको क़ुव्वत अता कर, जो मुफलिस है उनको दौलत अता कर, जो बीमार है सबको सेहत अता कर। मेरे मौला जो बीमार है सबको सेहत अता कर।
मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ, इलाही तुझे वास्ता पंजतन का हो शादाब मुरझा दिलों के चमन का। ये दामन हमारे मुरादों से भर दे, ये दामन हमारे मुरादों से भर दे। करम की नजर खुदा मांगता हूँ, करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ। इलाही